हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। कंटिन्यू करेंगे हम लोग टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट नंबर 2 है, आर ओ के लिए कर रहे हैं और ये कंबाइंड टेस्ट है, ठीक है, मॉक टेस्ट है, यानी हिंदी के क्वेश्चंस भी इसी में है। 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ है। पार्ट 1 में हम लोगों ने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही किए थे। ये पार्ट 2 रहेगा और इसमें ये पूरा पूरा हो जाएगा इसमें, ठीक है। 21 से 200 तक कर लेंगे या फिर 21 से 140 कर लेंगे तो ये जीएस हो जाएगा। बाकी 141 से और 200 है ना, 200 60 क्वेश्चन है हिंदी के हो जाएंगे, तो इसको अलग पार्ट में बना देंगे। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िए, यानी 21 जो लिखा हुआ है, बायो E3 नीति के संबंध में बताइए। देखो यार, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने करंट अफेयर्स में ये चीज़ें पढ़ी थी। बायो E3 का फुल फॉर्म देख लीजिए, फिर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। है बहुत आसान। एक ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा ई का मतलब होता है इकोनॉमी। और तीसरा यहाँ पे जो ई है इसका मतलब है एम्प्लॉयमेंट। तो भारत सरकार सब कुछ करने वाली है ना, सब कुछ मैन्युफैक्चर करेगी, लेकिन बायो बेस्ड रहेगा। सब कुछ बायो बेस्ड रहेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। हर एक सेक्टर में अगर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है तो उसमें कोशिश की जाएगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बायो बेस्ड रहे। क्योंकि यार देखो, अगर अल्टीमेट गोल देखेंगे तो अल्टीमेट गोल तो यही है, ग्रीन ग्रोथ। तो इन दो चार बातों से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पहली बात पढ़िए, मैं जूम कर दूं क्या? हाँ, इंग्लिश इंग्लिश वाले यार बोल रहे थे कि इंग्लिश भी साथ में दिखाइए, तो वो पॉसिबल नहीं है यार, है ना, क्योंकि डबल डबल पीडीएफ से फिर फॉन्ट छोटा हो जाता है। तो मैं इतना ही कर सकता हूँ कि मैं जो इंग्लिश टर्म्स है मैं उसको डिक्टेट कर दूंगा। बाकी दोनों को एक साथ दिखाना इसमें पॉसिबल नहीं है, खासतौर से ये इनकी जो दे आईएएस की जो पीडीएफ है, इसमें एक तरफ हिंदी है और एक पेज पे पूरा इंग्लिश है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो दृष्टि ही करता है कि एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी एक ही पेज में, तो उसमें फिर पॉसिबिलिटी हो जाती है एक साथ दिखाने की। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, बायो ई3 नीति को 24 अगस्त 2024 को मंजूरी मिली है। ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। 24 अगस्त 2024 को इस नीति को मंजूरी मिली थी कैबिनेट के द्वारा। पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा नए शोध बिजनेस, रिसर्च बिजनेस जो है, इनोवेशन है, इसको बढ़ावा देकर पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली गोल तो आपने देख लिया ना, ग्रीन ग्रोथ है। यह नीति सरकार की नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था, नेट जीरो इकोनॉमी का टारगेट कब है? 2070 है ना भारत का, है ना। और चाइना का शायद 2060 है, यूएसए का 2050 है नेट जीरो का। पर्यावरण के लिए जीवन शैली और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर देश को हरित विकास के मार्ग पर अग्रसित करेगी, ठीक है। यही गोल ही है। तो यहाँ पे तीनों बातें सही हो जाएंगी। फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। 22 देखें, हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 शीर्षक वाली पुस्तक जारी की गई है, ठीक है। इसमें प्रस्तुत आंकड़ों के संबंध में कौन सा सही नहीं है, मार्क कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2036 तक भारत की कुल जनसंख्या 152.2 करोड़ तक जाएगी, ये ऐसा रिपोर्ट बताती है। 2036 तक बताया है इन्होंने 152.2 करोड़। कुल जनसंख्या में महिलाओं की भागीदारी इस समय तक बढ़कर 48.8% होने की आशा है, ये बात भी आई है इस रिपोर्ट में। सेक्स रेशियो उन्होंने 914 नहीं बताया है, इन्होंने सेक्स रेशियो बताया 952। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, ध्यान रखना इस रिपोर्ट के अनुसार। और ज़्यादातर जो डेटा देख रहे हैं 2036 तक देख रहे हैं ना, तो 2036 तक सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा? 952। तो ये बात इन्होंने गलत लिख दी है, 940 नहीं होना चाहिए था। और 2020 में किशोर प्रजनन दर साक्षर जनसंख्या के लिए 33.9 थी, ये बात भी करेक्ट है। तो तीनों बातें, चारों बातें सीख लेना है आपको, ठीक है। चलिए, गलत पूछा था इस क्वेश्चन में, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखें 23, साइंस का क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ की भूमि में कमी होती है। आसान क्वेश्चन है वैसे। कीट भक्षी पौधों को क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। तो जहाँ पे, जिस मिट्टी में, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पे ऐसे पौधे होते हैं। तो फिर ये सप्लाई फिर कैसे करते हैं अपने बॉडी में नाइट्रोजन की? इनका भक्षण करके, ठीक है, इंसेक्ट को भक्षण करके कीट पतंगे खा लेते हैं। और बहुत सारे आपने पौधे देखे होंगे, मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा। पुरानी टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने अच्छे से किया है ये सारी चीज़ें। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिसमें से कुछ उदाहरण हैं, जैसे फ्लाइट ट्रैप आपने देखा होगा, है ना, सनड्यूज देखा होगा, पिचर प्लांट तो बहुत कॉमन है, ड्रोसेरा बहुत कॉमन है और नेफेंथीस बहुत कॉमन है। ये तो क्वेश्चन, इन तीनों के बारे में तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, मतलब सेपरेटली नाम लिख के पूछा गया है, ठीक है, कि कौन कौन से पौधे इनमें से ये इंसेक्टिवोरस हैं। तो पिचर प्लांट हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, ड्रोसेरा पढ़ा है, नेफेंथीस पढ़ा है। समय मिलेगा तो मेजेस लगाऊंगा, बाकी आप नाम सीख लीजिए सब, ठीक है। फ्लाइट ट्रैप, सनड्यूज, पिचर प्लांट, ड्रोसेरा। पिचर प्लांट की तो बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, ड्रोसेरा और नेफेंथीस, ठीक है। चलिए 24 देखें।
24 में पूछ रहे हैं ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी सबसे कम है। ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है जिसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे कम होती है। तो सबसे पहले तो यार इसका मतलब समझ में आना चाहिए। अगर मैं एक प्लांट की बात करूं तो एक प्लांट की नेट प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि जब वो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ठीक है, कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेटली होता क्या है, कोई भी प्लांट सेलुलर वर्क करता है ना, उसकी बॉडी वर्क करती है तो एनर्जी स्टोर होती है। और साथ में प्लांट एक काम और करते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो रेस्पिरेशन में तो एनर्जी का लॉस होता है, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो जहाँ पे भी अगर नेट जुड़ गया तो नेट में लॉस को निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो आपको यही करना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसमें से ये जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी का लॉस हो रहा है इसको माइनस कर देना, तो ये नेट प्रोडक्टिविटी निकल आएगी किसी भी प्लांट की। तो देखो फोटोसिंथेसिस होता कैसे है भाई, उसके लिए तो सन रेज चाहिए, है ना। सन रेज का मतलब है कि अर्थ का जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे जो फॉरेस्ट होंगे उनका अच्छा खासा नेट प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सन रेज है तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छा खासा हो जाता होगा। तो सबसे अगर ज़्यादा नेट प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कौन से इकोसिस्टम की होगी, तो उत्तर ही हो जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा नेट प्रोडक्टिविटी होती है। और अगर पर्टिकुलर पूछे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पे चार ऑप्शन को आप ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ पे प्रोडक्टिविटी आपको ज़्यादा दिखेगी। घास घास क्षेत्र की बात करें और टुंड्रा और अल्पाइन क्षेत्र की बात करें तो इनमें से प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली घास क्षेत्र की होगी, इसकी कम होगी। ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी जो है, एस्चुरीज तो समझते हैं ना, ट्रांजिशन जोन होता है ना, दो इकोसिस्टम का ट्रांजिशन जोन होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी तो भर के होती है। और खुले सागर की बात करें तो यहाँ पे यार देखो प्लांट लैंड वाला सीन तो है नहीं, जो सागर सागर की सरफेस वाले जो प्लांट्स होते हैं वो आपको ज़रूर दिख जाएंगे, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं होते हैं और उतना उतना उनका प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी यहाँ पे एस्चुरीज के पास दिखेगी। ठीक है, एस्चुरीज का जो संक्रमण क्षेत्र है यानी ये जो ट्रांजिशन जोन है उस ट्रांजिशन जोन में दो इको सिस्टम ने यहाँ पे जो अपनी जगह बनाई है वहाँ पर प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा पूछे इन चार ऑप्शन में तो ज्वार नदमुख हो जाएगा, और सबसे अगर कम पूछे तो ये खुले सागर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, खुले सागर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। 25 देखें, पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमन्य मात्रा कितनी होना चाहिए। 0.050 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, ये मतलब हम लोग को पता होना चाहिए, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पीने वाले पानी में आर्सेनिक तत्व जो है वो कितना होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, इससे इससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। 0.050 mg पर लीटर। क्लियर। चलिए, अगर आर्सेनिक तत्व ज़्यादा हो जाता है पानी में तो फिर पानी पॉल्यूटेड माना जाता है। 26 देखिए, ये करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं कुल मिला के। ऐसे फॉरेस्ट कौन से हैं जो लंबे नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। इन वृक्षों के कास्ट कास्ट यानी लकड़ी, कास्ट का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज़ बनाने में काम आता है। तो ऐसे कौन से होते हैं फॉरेस्ट भाई, ऐसे फॉरेस्ट जो हैं ये हाई लेटीट्यूड पे पाए जाते हैं। ठीक है, हाई लेटीट्यूड का क्या मतलब है, 50 डिग्री आप नॉर्थ जाएंगे या फिर 50 डिग्री साउथ जाएंगे। खैर साउदर्न हेमिस्फीयर में तो इतना फॉरेस्ट है नहीं, तो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 50 डिग्री से 70 डिग्री आप यहाँ पे ये लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, विस्तार है। तो यहाँ पे ये जोन है, यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, कॉनिकल फॉरेस्ट। ठीक है, कॉनिकल फॉरेस्ट, टुंड्रा वन भी बोल सकते हैं। ठीक है, टुंड्रा वन, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ध्यान रखना प्रॉपर्टी जान लेना शंकुधारी वनों की। चलिए 27 देखा, यहाँ पे रिसर्च स्टेशन के बारे में पूछा गया है। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिक शोध केंद्र है। ठीक है, अभी भारत के पास कितने हैं, 3 है। ठीक है, 3 है, पहला यही था दक्षिण गंगोत्री, अब तो ये शायद ऑपरेशन में नहीं है। और वर्तमान में अंटार्कटिक में भारत के 2 परिचालित अनुसंधान स्टेशन मैत्री और भारतीय। सबसे लेटेस्ट जो है वो भारतीय है, 2012 में स्थापना की गई थी। मैत्री की स्थापना की गई थी 1988 में, और दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की गई थी 83 में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें सही लिखी हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्योंकि सॉरी यहाँ पे असत्य पूछा है, असत्य पूछा है तो फिर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए 28 जल्दी से मैच करा दीजिए। मैचिंग वाले क्वेश्चन बड़े खतरनाक हैं। खैर ये क्वेश्चन तो आसान है, पीसीएस में जो पूछा था देखे होंगे आप, है ना, कठिन कठिन था। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही मनाया जाता है, ये तो बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। शौचालय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से ही हम लोग डिस्कस करते आए हैं। 19 नवंबर को शौचालय दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, ये बहुत आसान है, 20 अप्रैल को, ऐसा कोई डेट नहीं है, 22 अप्रैल है। ठीक है,
22 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं पृथ्वी दिवस, ये गलत हो जाएगा। और विश्व वानिकी दिवस इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च को होता है, ये सही सही बात है। गलत पूछा था यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए 29, C40 शहर सम्मेलन किससे संबंधित है, इसको मार्क कीजिए। C40 शहर जो है ये ग्रुप ऑफ सिटीज़ हैं, ठीक है, और इस ग्रुप में ऐसे शहरों को रखा जाता है जो ग्रीन हाउस गैसेस को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे भारत की अगर बात करें तो न्यू दिल्ली इसमें है, अहमदाबाद है, ठीक है, उसके बाद मुंबई भी है। भारत के 5-6 शहर हैं, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, और ये आपका मुंबई हो गया। बेंगलोर भी ऐड कर लीजिए, चेन्नई ऐड कर लीजिए, चेन्नई के बाद कोलकाता। ये सब तो नहीं पूछेगा कि यार कौन कौन से शहर हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सिटीज़ जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये सिंपल सा किससे इसका रिलेशन है, ग्रीन हाउस गैसेस यानी जलवायु परिवर्तन। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाए। सेकंड 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत शामिल नहीं है। एक बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका है, और भारत तो मेगा डाइवर्स कंट्री में आता है, ठीक है, बहुत समृद्ध देश है, बायोडाइवर्सिटी इंडिया की आप लोग समझते ही हैं। तो ये बात तो इन्होंने गलत लिख दी। दूसरी बात है, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स द्वारा किया गया था, ये बात करेक्ट है। हॉटस्पॉट एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। चलिए 31 देखें, ऑलरेडी के क्वेश्चन है यहाँ से, आसान आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से कर ले रहे हैं। क्या पूछा है यहाँ पे, संविधान की मूल संरचना के तत्व कौन से हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना का तत्व कौन सा नहीं है, कौन से हैं बताना है। ये जो कॉन्सेप्ट आया था, ये जो प्रिंसिपल आया था, ये तो 1973 में आया था, केशवानंद भारती मामला जो हुआ था ना 1973 में। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इसी बाद में बातें सामने आई थी कि किन किन चीज़ों को यहाँ पे, किन किन प्रोविज़न को संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में लाया जाना चाहिए। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर में वो पार्ट आते हैं जिनको संसद अमेंड नहीं कर सकती है, ठीक है, ये मूल तत्व है, इसमें संसद अमेंड नहीं कर सकती है। जैसे संविधान का संघीय स्वरूप है, संसदीय प्रणाली है, कल्याणकारी राज्य है, जुडिशल रिव्यू है आर्टिकल 13, और कानून का शासन है, ये सारे ही बेसिक स्ट्रक्चर के भाग है। 5 हो जाएगा यहाँ पे। देखें 32, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, एक हम लोग FR पढ़ते हैं और दूसरी तरफ हम लोग DPSP पढ़ते हैं। FR क्या होता है, ये डिमांड होता है ना, डिमांड होता है, क्लेम होता है। क्लेम किससे करते हो, स्टेट से करते हो, स्टेट यानी गवर्नमेंट। और DPSP क्या है, यहाँ पे स्टेट ही आपको देती है। तो यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो FR कैसा एक्शन है, गिव एंड टेक वाला सीन है, यहाँ पे टेक वाला सीन है, यानी आप ले रहे हो, आप मांग रहे हो। और DPSP में स्टेट की मनमर्जी होती है, तो यहाँ पे गिव वाला नेचर है ना, स्टेट की मर्जी होगी तो वो देगी, अगर नहीं मर्जी होगी तो नहीं देगी। लेकिन FR में आप क्लेम कर सकते हैं, आप मांग रहे हैं, तो जो देने वाला नेचर होता है उसे क्या बोला जाएगा, सकारात्मक बोला जाएगा, है ना, सिंपल। और जो मांगने वाला नेचर है वो, इसको नकारात्मक बोला जाएगा। इसलिए FR किस नेचर के हैं, नेगेटिव नेचर के हैं। DPSP किस नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं। तो यहाँ पे DPSP पूछा है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखें 33, निम्न में से किसी अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में, बताइए। करेक्ट आंसर है P हरीश, ठीक है, P हरीश। इनको बना दिया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, UN का। देखें 34, 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 4 शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्यों का सही क्रम कौन सा है। तो आसान है, सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक में होता है, फिर तमिलनाडु में होता है, ठीक है, इसको याद रखिए। यूपी तो आप लगा ले जाएंगे, महाराष्ट्र भी लगा ले जाएंगे, ये 2 याद करना कठिन हो जाएगा, इनको याद रखें, ठीक है। 35 देखें, बजट 24-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे भाई बजट एलोकेशन ही पूछ लिया स्कीम में, और ये इस तरह के क्वेश्चन कठिन भी होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 75-53 करोड़, ये ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना, ये तो नई योजना है और काफ़ी चर्चा में रही है, इंपॉर्टेंट है। PM विश्वकर्मा योजना 4800, ठीक है, 4800 करोड़ रुपये। PM आवास योजना ग्रामीण, ये 54,500, इंपॉर्टेंट है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना अलॉट है, ये 12,000 नहीं है, ये 19,000 है, ठीक है, यहाँ पे 19,000 कर लीजिए। गलत यही हो जाएगा, D ऑप्शन, ये ध्यान रखिएगा तीनों चारों का। 36 में क्या पूछा है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, अभी हम लोग ग्रामीण देखा था, PM आवास योजना 54,500 करोड़,
यहाँ पे क्या पूछा गया है, इस योजना को वित्त वर्ष 23-24 से 27-28 हेतु मंजूरी प्रदान की गई। अभी एक्सटेंशन हुआ था इस स्कीम का, करंट में हम लोगों ने पढ़ा था, वहीं से क्वेश्चन बनाया गया है ना। तो ये शहरी के लिए था या फिर ग्रामीण के लिए था एक्सटेंशन, ये आपको ध्यान रखना है। और 27-28 तक नहीं किया गया, ये किया गया है 28-29 तक, ठीक है, 2028-29 तक। 5 साल का तो रहेगा ना यार, 5 साल जोड़ लेना इसमें, यही आ जाएगा। तो पहली बात गलत हो गई। इस योजना का लक्ष्य शहरी गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ नए घर बनाना, ठीक है। सही कौन सा हो जाएगा, केवल 2। चलो कहाँ पहुँचे हम लोग, 37। सेबी के बारे में पूछा है, जल्दी से बता दीजिए। स्टैटिक क्वेश्चन है। 1992 में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। 1992 में स्थापना की गई थी, 12 अप्रैल। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। वैधानिक निकाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये बहुत अच्छे से मुझे लगता है आप लोग जानते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होती है, नॉन स्टैट्यूटरी क्या होती है। एक अलग से वीडियो भी किया है हम लोगों ने। तो हम लोग जानते हैं कि स्टैट्यूटरी वो बॉडी होती है जिनको संसद बनाती है। संसद कैसे बनाती है, अधिनियम के माध्यम से बनाती है, एक्ट के माध्यम से बनाती है। तो इसका भी कोई एक्ट होगा, सेबी एक्ट है, सेबी 1992, ठीक है। और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। आगे चलें, 38 देखें। व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है की माप किसके द्वारा होती है। सुलभ मुद्रा यानी इसको इजी मनी भी बोलते हैं, ठीक है, इजी मनी। इजी मनी को आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस मुद्रा पर आपको कम ब्याज दर देना होता है, ठीक है, कम ब्याज वाली ये मुद्रा होती है, उसे इजी मनी बोला जाता है। इसको M3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 39 देखें। मुद्रा संकुचन या फिर मुद्रा अपस्फीति, डिफ्लेशन को रोकने के उपाय में कौन सा राजकोषीय उपाय में शामिल नहीं है। डिफ्लेशन को कैसे समझा जाता है, इन्फ्लेशन का उल्टा बोलते हैं बहुत सिंपल भाषा में। इन्फ्लेशन में तो वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, और डिफ्लेशन में क्या होता है, वस्तुओं की कीमतें घटती हैं, है ना। और वस्तुओं की कीमतें घटेंगी कब, मार्केट में। अगर मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है ना, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो सप्लाई होगी तो अवेलेबिलिटी रहेगी सबके पास। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेने वाले बहुत कम है, तो वस्तुओं की कीमत ऑब्वियसली घट जाएगी। मांग ही नहीं हो रही है ना, मांग में भी कमी है। तो मांग की कमी क्या दर्शाती है, यहाँ पर कोई खरीदने वाला नहीं है, खरीदने वाला नहीं है तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। अब डिफ्लेशन को रोकने के लिए 2 मेजर्स होते हैं, एक मॉनेटरी मेजर होता है, एक फिजिकल मेजर होता है। तो यहाँ पे फिजिकल पूछा है आपसे, है ना, राजकोषीय उपाय पूछा है। तो देखो सार्वजनिक व्यय वाली जो बात है ये तो राजकोषीय है। कर आरोपण वाली जो बात है ये भी राजकोषीय है। ऋणों का भुगतान जो है ये भी राजकोषीय है। लेकिन ये जो मुद्रा का अधिक निर्गमन है, यानी इशुएंस ऑफ जो करेंसी है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, तो ठीक है ये उपाय तो है, लेकिन ये मॉनेटरी मेजर है, मौद्रिक उपाय है, राजकोषीय उपाय नहीं है। तो यहाँ पे यही पूछा था कि राजकोषीय उपाय में शामिल कौन सा नहीं। उपाय तो चारों ही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये राजकोषीय उपाय ना होकर मौद्रिक उपाय है, करेक्ट है। 40 देखें, मैचिंग कराइए जल्दी से। नरसिंह नृत्य, कानरा, विदेशिया और जोगनी। जोगनी कहाँ का है भाई, जोगनी तो ये अवध क्षेत्र का है, ठीक है, डी का 3 हो जाएगा। नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, और कानरा नृत्य जो है ये बुंदेलखंड का है, बुंदेलखंड के जो होंगे वो समझ रहे होंगे। और विदेशिया नृत्य जो है ये पूर्वांचल का है, ठीक है। तो हमें कोडिंग क्या बन गई, 2413, है ना, 2413। याद कर लेना इनको भैया, 2413, डी ऑप्शन राइट है। देखें 41, यहाँ पे पूछा गया है, गलत बताना है, गलत बताइए। देखिए सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, इसके सामने लगा है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। देखो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना तो वहाँ पे 2 शब्द मिलते हैं, एक सिटीजन शब्द लिखा रहता है और एक लिखा रहता है पर्सन, ठीक है, पर्सन। पर्सन यानी व्यक्ति और सिटीजन यानी नागरिक। तो जहाँ पर नागरिक लिखा है किसी आर्टिकल में तो उसका मतलब है कि सिर्फ इंडियंस के लिए है, और अगर व्यक्ति लिखा है तो इसका मतलब होता है कि वो नागरिक के लिए तो है ही, साथ में अदर पर्सन के लिए भी है, ठीक है, अदर पर्सन के लिए भी यानी एलियंस के लिए भी है। तो ये ए पॉइंट सही लिखा हुआ है, ओनली सिटीजन्स के लिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 पढ़ना, उसमें आपको पता चलेगा। नए राज्यों का निर्माण जो होता है ये, इसका जो सोल पावर है ये पार्लियामेंट के पास है, ये भी सही है। राज्यों, नए राज्यों का निर्माण की बात हो या फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन की बात हो, ये दोनों ही काम संसद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर राज्य विधानसभा की शक्ति ये नहीं होती, यहाँ पर ये संसद की शक्ति होती है, ठीक है, संसद की शक्ति होती है। सी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कानून के समक्ष समानता जो है ये नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। आप कानून के समक्ष समानता वाला आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे पर्सन पढ़ेंगे, ठीक है, पर्सन पढ़ेंगे, यानी फिर यहाँ पे दोनों लोग काउंट हो जाएंगे, यानी सिटीजन भी काउंट हो जाएंगे और नॉन सिटीजन भी काउंट हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे गलत बताना था, राइट ऑप्शन सी हो गया।
चलिए 42 देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। ये आर्टिकल 47 बोलता है। ठीक, चलिए आर्टिकल 47 किस में आ जाएगा? ये DPSP है। DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 35 से है ना? आर्टिकल 35 से कितना है, जल्दी से बताइए। 51 कि 36 से है? 36 से 51 है। ठीक है, DPSP पार्ट नंबर 4। चलिए 43 देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार सही काल अनुक्रम बताएं। नागालैंड को सबसे पहले बना दीजिए 1963 में। हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था 1971 में। अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ था 1987 में। ठीक है, और सिक्किम तो जान ही रहे हैं 1975। तो यहाँ पे ऑर्डर लगा दीजिए। सबसे पहले हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, फिर हो जाएगा 71 यानी 1, फिर हो जाएगा आपका 75 4, और लास्ट में सबसे लेटेस्ट में अरुणाचल प्रदेश 3142 हो जाएगा। ठीक है, 3142 हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट है। देखो 44, शेरशाह के शासनकाल में रे, ये जो रे शब्द है, रे का संबंध किससे था? रे वर्ड इस तरीके से है, ठीक है, इंग्लिश में। ये देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्यों का कितना यहाँ पे हिस्सा होता था, राज्यों की हिस्सेदारी कितनी थी, है ना? तो ये राज्यों का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की सूची हुआ करती थी, रे। ये ऑप्शन ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। चलिए 45 देखें। 45 में पूछा गया, हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है, इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है, यह हरा भरा है और सालों भर फूलों से लदा रहता है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? ये बात बोल के गए थे भैया अमीर खुसरो, ठीक है, भारत के बारे में। और अमीर खुसरो के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 सुल्तानों का समय किसने देखा है, तो वो यही है, अमीर खुसरो। 46 देखें, निम्नलिखित में से कौन संत बनने से पहले एक लुटेरा था? आसान क्वेश्चन है, नामदेव हो जाएंगे। कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। देखें 47, बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन का मूल ग्रंथ है? ये जो ब्रह्मसूत्र है ये है मूल ग्रंथ वेदांत का, ठीक है, वेदांत का। इनका भी नाम ध्यान रखना, बादरायण। सूची मिलाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए बीजापुर के फाउंडर कौन थे? बीजापुर के फाउंडर थे यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, 4 हो जाएगा। और अहमदनगर के फाउंडर हुआ करते थे मलिक अहमद, ये 1 से मैच हो जाएगा। गोलकुंडा बहुत आसान है, गोलकुंडा यहाँ पे कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह। और बीदर जो था यहाँ पे फाउंडर हुआ करते थे अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद। और साथ में इसका भी नाम देख लीजिए, बरार के जो फाउंडर थे ये फत उल्लाह इमाद, ठीक है, इसको मैच करा लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये ऑप्शन राइट है। चलिए 49 देखिए, जैव उपचार बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पुरानी टेस्ट सीरीज में अच्छे से सीखा है इन सब चीज़ों को। जैव उपचार जो है यानी बायो रेमिडिएशन जिसे बोलते हैं, ये बहुत अच्छा मेथड होता है। इकोसिस्टम को अगर टॉक्सिक एलिमेंट से रिमूव करना है तो ये जो रेमिडिएशन है इसका यूज किया जाता है। बेसिकली जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसका यूज करके पॉल्यूटेंट या फिर टॉक्सिक जो कंटामिनेंट होते हैं उनको बाहर किया जाता है। लिखा है बायो रेमिडिएशन इकोसिस्टम की पुनर्स्थापना करने में सक्षम है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कंपोस्टिंग एक स्वस्थानीय जैव उपचार तकनीक है। ये स्वस्थानीय का मतलब होता है इन सिटू, ठीक है, इन सिटू बायो रेमिडिएशन। लेकिन कंपोस्टिंग तो यार एक्सिटू होता है ना, एक्सिटू बायो रेमिडिएशन होता है। इंसिटू और एक्सिटू का मतलब तो समझ रहे होंगे। एक्सिटू और इंसिटू तो आप कंजर्वेशन में पढ़े होंगे, है ना, एक्सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, इंसिटू कंजर्वेशन क्या होता है। तो मीनिंग वही है, इंसिटू का मतलब है उसी स्थान पर उपचार हो रहा है, एक्सिटू का मतलब उस स्थान से बाहर आप उपचार कर रहे हैं, तो वो एक्सिटू हो जाता है। तो कंपोस्टिंग जो है वो एक्सिटू बायो रेमिडिएशन है, ठीक है, इंसिटू नहीं है। इंसिटू के कारण ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन ये पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा था तो उत्तर हो जाएगा केवल 2। देखें नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी 1919, इसका दूसरा नाम है, जो चर्चित नाम है जिस नाम से हम लोग पढ़ा करते हैं, हंटर कमेटी, ठीक है। हंटर कमेटी के यहाँ पे सदस्य पूछे हैं। गांधी जी हंटर कमेटी के मेंबर नहीं थे, सर चिमनलाल सीतलवाड़ थे, जगत नारायण थे और साहिबजादा सुल्तान अहमद थे, ठीक है। पहले ऑप्शन को निकाल दीजिए, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये कमेटी किसके लिए बनी थी? जलियांवाला बाग जो मासेकर हुआ था उसकी इंक्वायरी के लिए सेटअप किया गया था। 51 देखिए, मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट और राष्ट्रीय आर्थिक नीति नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी पर प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? इंपॉर्टेंट है बट रिपीटेड क्वेश्चन है, घटना चक्र में हम लोग पढ़ के रखे हैं। ये कराची अधिवेशन से संबंधित है 1931, ठीक है। यहीं पे ये प्रस्ताव जो हैं वो स्वीकृत किए गए थे, कराची अधिवेशन 1931। चेयरमैन बताएंगे? चेयरमैन जल्दी से कमेंट करके बताइए। 52 देखें, मद्रास की संधि 1769, ठीक है। पौंडीचेरी की संधि
55, पेरिस की संधि 1776 हाँ 63, और ऑक्सला चापल की जो संधि थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1748। ये क्रम बिठा लेना यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 53 में पूछा है, ये चूक का सिद्धांत जो लिखा है ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी जान ही रहे, पहली बात बिल्कुल सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इनके सामने लिखा है लॉर्ड कर्जन। तो भाई किसके समय पे आया था, किसके समय पे पारित हुआ था, लिट्टन के समय पे हुआ था, ठीक है, लिट्टन। और इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर 1878, ठीक है, 1878। रिंग फेंस की नीति बारन हेस्टिंग्स थे और एल्बर्ट लॉर्ड रिपन। क्लियर है। गलत पूछा था, गलत हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, कर्जन नहीं है यहाँ पे, लिट्टन होने चाहिए। रिपन और लिट्टन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, बहुत बेसिक। लिट्टन के जो काम रहे हैं है ना भारत में, वो सही रहे, ज़्यादातर सही रहे, और लिट्टन के जो जो एक्टिविटीज़ थी वो बहुत बेकार थी। चलिए 54 देखें। नादिर शाह के बारे में पूछा गया है। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, करेक्ट है, और करनाल युद्ध में मुगल सेना को परास्त किया, ये बात भी सही है। नूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक जो था वो अहमद शाह नहीं था, महमूद शाह था, महमूद शाह, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, पहली बात करेक्ट है, केवल एक सही है। देखें 55 में पूछा है, मराठों की सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी। ये भैया लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो था उससे संबंधित था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, भू राजस्व व्यवस्था, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान रखना सरजमी जो प्रथा है वो किससे संबंधित है, मराठाओं से। 56 है, शिवाजी के राज्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित यज्ञों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सारे पुराने ही क्वेश्चन है, बस रिवीजन हो रहा है हम लोगों का। मजूमदार जो था, मजूमदार को राजस्व मंत्री बोला जाता था, बिल्कुल ठीक है। वाक्यान्वीस, वाक्यान्वीस कौन था, वाक्यान्वीस राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की दैनिक कार्रवाइयों का विवरण रखता था, ये बात भी ठीक है। सुरोनवीस के बारे में विदेश मंत्री लिखा है, विदेश मंत्री गलत है भाई, विदेश मंत्री कौन होता था, सुमंत होता था, ठीक है, सुमंत। और सुरुनबीस जो था ये क्या था, ये तो सचिव थे, ठीक है, सचिव थे, पोस्ट ऑफिस वाला काम करते थे, ठीक, शासकीय पत्र व्यवहार वाला काम ये देखते थे सुरुनबीस। और सरे नौबत सेनापति, ये बिल्कुल करेक्ट है। गलत कौन सा हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन गलत हो गया। चलिए 57 देखें। सिख गुरुओं में से किन्हें तत्कालीन मुगल शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। ये सारी चीज़ें तो हम लोग करंट अफेयर्स पीडीएफ में ही कवर करते रहते हैं, है ना, पहले भी पढ़ के रखा है। जिसमें से एक गुरु हम लोग गुरु तेग बहादुर पढ़ते हैं और दूसरे अर्जुन देव पढ़ते हैं, है ना। अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया था जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, और तेग बहादुर को औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। तो यहाँ पे पहला और चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें 58, हितोपदेश का फारसी अनुवाद निम्न में से किसने किया था। इनका नाम है भाई ताजुल माली, ठीक है, ताजुल माली, सी ऑप्शन राइट है। चलिए 59 देखें। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहलाती है। वेरी इजी, इसे बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है, सी ऑप्शन। इसकी एक बार यूनिट भी पूछी गई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो, पीसीएस ने पूछा है कि इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है इसकी यूनिट क्या है, क्या होती है, तो ग्लोबल हेक्टेयर, ठीक है, ग्लोबल हेक्टेयर, ये भी ध्यान रखिएगा। देखो 60, राष्ट्रीय उद्यान है और राज्य है, जल्दी से मिला दीजिए। सबसे आसान कौन सा दिख रहा है आपको, हेमिस कहाँ पे भाई, हेमिस लद्दाख में, तो सही है। बाकी कठिन लग रहा है, चंदौली कहाँ है, चंदौली यूपी में मत लगा देना, खैर यूपी ऑप्शन में नहीं है, महाराष्ट्र में है। अंशी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक। बालबक्रम ये हो सकता नया हो, है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये मेघालय में, ठीक है, ये मेघालय में। जो कठिन है आपके लिए, जो पहले पढ़े नहीं है उन पर ज़्यादा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पे मेघालय वाला इंपॉर्टेंट हो गया है ना, बालबक्रम। चंदौली इंपॉर्टेंट है, हेमिस हम लोग जानते हैं, अंशी भी कई बार हम लोग पढ़े हैं, तो ये लाइन से मैच्ड है, 1 2 3 4 हो जाएगा। देखें 61, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, करंट अफेयर्स पीडीएफ में हम लोग पढ़ते रहते हैं इन सब चीज़ों को। और ये कह रहे हैं सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। जहाँ पे पानी साफ रहता है ये डॉल्फिन वही पाई जाती है, ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे गलत बताने तो गलत कोई भी नहीं है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखें 62, ये कौन सा शब्द किसने दिया है, ये पूछा गया है।
यहाँ पे एक शब्द लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, तो टर्म से तो हम लोग टॉन्सले लगा लेते हैं, ये तो सही मैच है। हरित विकास, ये जो शब्द है ये दिया गया है WM एडम्स के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है ना, बहुत कम पढ़ते हैं हम लोग। इकोलॉजी बिल्कुल सही है, अर्नेस्ट हेकल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और बायोडाइवर्सिटी जो है, बायोडाइवर्सिटी किसने दिया है? ये तो भैया रेमंड दासमैन ने दिया है ना, रेमंड दासमैन, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे दासमैन। तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई। एडवर्ड सुएस यहाँ पे इन्होंने नाम लिखा है, इन्होंने तो नाम दिया है बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, गलत पूछा था। देखें 63 में क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है भैया, बताइए जल्दी से। न्यूजीलैंड, कितनी बार पढ़े हम लोग, है ना, न्यूजीलैंड, बी ऑप्शन राइट है। 64 देखें, कुछ पौधों द्वारा प्रतिस्पर्धी पौधों की वृद्धि रोकने के लिए एलर्जिक रसायनों का सीक्रेशन किया जाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? इसका नाम आपको सीख लेना है, एलिलोपैथी, ठीक है, एलिलोपैथी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसको। चलिए 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कस्तूरी, ये जो है ना, कस्तूरी समझते हैं ना, औषधीय गुणों वाला, सुगंध वाला, केवल नर मृग में पाया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको सीखिए, तभी तो सबसे ज़्यादा पोचिंग होती है ना इन मृगों की। कस्तूरी मृग हिमाचल की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। ये दूसरी बात भी सीख लीजिए, यहाँ पे दोनों बातें सही लिखी हैं, ठीक है, बट यहाँ पे गलत पूछा है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखें 66 एजरसन रीजन का क्वेश्चन बताइए। ये बोल रहे हैं कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं, वन होते हैं, ये कृषि के दास मात्र नहीं है, बल्कि ये कृषि के अपरिहार्य मित्र और उपमाता के समान है। पेड़ तो भैया हर चीज़ का बेस है ना, आधार है, पर्यावरण के आधार है, पृथ्वी के आधार है, तो सिर्फ एक कृषि को जोड़ के सिर्फ वनों को नहीं डिफाइन किया जा सकता। ये सही लिखा है इन्होंने कि वे कृषि के अपरिहार्य मित्र और उपमाता के समान तो है ही, केवल दास मात्र नहीं है। क्यों? इसका एप्लीकेशन जो है ना, वनों का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, कृषि भूमियों की उत्पादकता को बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने के लिए वन नितांत आवश्यक है। एक रीजन इन्होंने दिया है, ये बिल्कुल सही है, दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी, एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए 67 देखें, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग हरित ईंधन के रूप में किया जाता है? ये तो बहुत आसान है यार, है ना, CH3OH, यानी ये तो मिथेनॉल होता है, और अगर इथेनॉल लिखा जाए तो ये CH3CH2OH हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखें 68, यहाँ पे बताइए जो मोस्ट एंशियंट उपनिषद हैं उनके क्या नाम है? सबसे पुराने हैं, सबसे प्राचीन है, वो छांदोग्य है और बृहद आरण्यक है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 69 देखें, निम्नलिखित भारतीय दर्शनों में कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। देखें 70, विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी जो हैं, वॉल्केनोज जो हैं, वो प्रशांत महासागर के वृत्त में पाए जाते हैं। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात कर रहे हैं, जिसे अग्निवृत्त कहते हैं, ठीक है। अग्निवृत्त की संकल्पना से सागर नितल विस्तार का भी ज्ञान प्राप्त होता है, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71, वायुमंडल के तापमंडल में गैसों के कणों का तापमान जो है वो 1200 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी है मंडल गर्म नहीं है, इसका क्या कारण है? ये सोचिए, ये बात कर रहे हैं थर्मोस्फीयर की, ठीक है, थर्मोस्फीयर की। टेम्परेचर ज़्यादा है तो नाम तो दे दिया थर्मोस्फीयर, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो एयर की डेंसिटी है ना, एयर की जो डेंसिटी है वो बहुत विरल है, ठीक है, विरल है। गैसेज जो हैं, एयर जो है वो बहुत पार्टिकल उनके जो है वो दूर दूर है, ठीक है, इस वजह से यह मंडल गर्म नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस मंडल में गैस की सघनता बहुत कम है, ठीक। चलिए 72, गलत बताना है। सुबह और शाम को सूर्य के प्रकाश के विकिरण के कारण आकाश लाल रंग का दिखाई देता है, पहली बात बिल्कुल करेक्ट लिखी है। इसे भोर और संध्या की लाली कहते हैं, ये बात भी करेक्ट है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में संध्या लाली का समय 30 से 45 मिनट तक होता है, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। सारी चीज़ें सीख लीजिए भाई। और जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री, आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या फिर साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो लाली है ना, संध्या की लाली या फिर भोर की लाली, तो यहाँ पे समय बढ़ता है, ठीक है, समय बढ़ता है ना कि घटता है। चौथे पॉइंट में देखो यहाँ पे घटना लिख रहे हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर गमन करने पर संध्या और भोर की लाली का समय घटता है, घटता नहीं है, बढ़ता है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ठीक। देखें 73 में पूछा गया है, देखिए स्टैटिक क्वेश्चन करते हैं। सामान्यतः वायुमंडल में ऊर्ध्व गमन करने पर यानी ऊपर जाने पर 6 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस
पर किलोमीटर तापमान में ह्रास होता है। ये सब हम लोग पढ़े हैं ना, टेम्परेचर लैप्स रेट आप लोग जानते होंगे, ये बात करेक्ट है। यदि वायुमंडल में ऊंचाई की ओर जाते हुए तापमान में वृद्धि हो तो उसे तापमान की विलोमता कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पढ़े हैं, ये बात भी सही है। और अगर आपने प्रेशर बेल्ट ठीक से पढ़ा हो ये चैप्टर ज्योग्राफी का, तो आपने सीखा होगा कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो धरातल पर भी दिख जाता है और आप हाइट पे जाएंगे वहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो तापमान की विलोमता जो है केवल धरातल के निकट ही हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ केवल नहीं लिखना चाहिए था, ये धरातल के निकट भी होती है और ये हाइट पे भी हो सकती है। तीसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, सही पूछा था, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखिए 74, ये इन्होंने राइम लिखा है। राइम क्या चीज़ है, ये नया शब्द हो अगर तो सीख लीजिए। ठीक है, राइम का मतलब होता है जब वर्षा की बूंदें धरातल पर पड़ते ही हिम बन जाएं तो यह राइम कहलाती है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए 75 देखें, ताबा खनन केंद्र बताना है और देश से मैच कराना है। सडवरी खान कहाँ पे भाई, सडवरी खान ये है कनाडा में। ठीक है, कनाडा। मोरोकोचा पेरू में है, सही है। नोरिस्क रसिया में, सही है। ब्रोकेन हिल ऑस्ट्रेलिया में। चारों को अच्छे से याद करें, ठीक है, चारों को ठीक से याद करें। गलत पूछा था यहाँ पे, गलत हो जाएगा ए ऑप्शन। और भारत में जो राजस्थान के पास एक बड़ी सी खान, उसका नाम कमेंट करके बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76, इसको मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत होने के चांस पूरे पूरे रहते हैं। सौर कलंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन स्पॉट, है ना। सन स्पॉट से हम लोग ज़्यादातर यही अंदाजा लगाते हैं कि इनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, है ना, इसलिए ये डार्क दिखते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका अपोजिट है। एक बात आपको सीख लेना है कि ये जो सन स्पॉट होते हैं इनका टेम्परेचर डाउन होता है, कम होता है। जो इनकी सराउंडिंग सरफेस होती है, सराउंडिंग सरफेस से इनका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, जबकि सराउंडिंग सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और कूलर क्यों होते हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इस जोन में, इस रीजन में जहाँ पे सन स्पॉट होते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये कन्वेक्शन प्रोसेस को रोकती है। ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस को रोकती है। कन्वेक्शन किसका, हीट का। आप इसको सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है सरफेस से, हीट अंदर के ही अंदर रह जाती है। इतनी बातें क्लियर है। पहली बात क्या लिखिए, ये सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसको गलत नहीं करना है। और इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ पे दोनों बातें सही लिखी हैं, सही पूछा था, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 77 देखिए, निम्नलिखित में से गोदावरी नदी की दाएं ओर सहायक नदी कौन सी है। दाएं बाएं समझते हो ना, जैसे नदी का सोर्स ये है, ठीक है, ओरिजिनेशन पॉइंट है, इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो ये वाला हिस्सा होगा नदी का कौन सा, ये कौन सा साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, और ये वाला हिस्सा होगा, ये राइट साइड होगा। क्लियर, तो यहाँ पे राइट साइड पूछ रहे हैं। राइट साइड जो नदी लाई करती है गोदावरी के, वो है किरनारी सानी। ठीक है, किरनारी सानी, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 78 देखें, विंध्याचल पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। बिल्कुल करेक्ट है भैया। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर जो है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, धूपगढ़ है ना, धूपगढ़, ना कि अमरकंटक। दूसरी बात गलत हो गई। मेघालय की गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वस्तुतः दक्षिणी प्रायद्वीप का ही अंग है। ये बात हम लोग पढ़ते आए हैं पहले से। पहली बात और तीसरी बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 79 देखें, निम्न पहाड़ियों का बेलीकोंडा समूह किसका एक संरचनात्मक हिस्सा है। बेलीकोंडा समूह आपको देखना पड़ेगा ईस्टर्न घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट में जब आंध्र प्रदेश का रीजन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी बेलाकोंडा। बेलाकोंडा समूह की जो चट्टान है, सॉरी जो माउंटेन्स हैं, इनको आप मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन पूर्वी घाट। देखें 80, तटीय मैदान और विस्तार क्षेत्र जल्दी से बता दीजिए। चलिए इसके बारे में बताइए। कन्नड़ तट जो है ये कहाँ से कहाँ लाई करता है, गोवा से मैंगलोर। ठीक है, गोवा से मैंगलोर, ए का हो जाएगा 4। कोंकण, कोंकण का क्या रेंज है, कोंकण बिलोंग करता है दमन और गोवा हो गया ये हो जाएगा सी 3 हो जाएगा। काठियावाड़ तट ये हो जाएगा कच्छ से दमन तक, ये कच्छ से दमन तक हो गया। मालाबार आसान है ही, मैंगलोर से ये कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक, आसान है क्वेश्चन है, तो मिलाते रहना ये सारी चीज़ें। देखें नेक्स्ट, देखें 81 देखें, बीच बता दीजिए जल्दी से कहाँ कहाँ पे। बैरावल जो है ये गुजरात में है, गुजरात में। रॉकहोम ये केरल में है। ठीक है, तो ये तो सही में चाहिए, गलत हो गया। मरीना जो है, मरीना बीच, ये तमिलनाडु में भाई। ठीक है, तमिलनाडु में, ये गलत हो जाएगा। दीघा, दीघा है वेस्ट बंगाल में, ये है वेस्ट बंगाल में। सही कौन सा मैच है, केवल बी सही मैच है।
आप मरीन ड्राइव से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मरीन ड्राइव जो है ये मुंबई में है, यहाँ पे बीच पूछा गया है, तो गलत मत करके आना। देखें माईएम झील गोवा करेक्ट है, बीरानम झील तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट है। मानसर आसान सा क्वेश्चन है, मानसर कहाँ पे है भाई, ये जम्मू कश्मीर में है, राजस्थान में नहीं है। और खेचे ओपलरी ये सिक्किम में है। ये देखो बहुत नई टाइप की झीलें हैं, है ना, हम लोग की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो इनको याद रखना है चारों को। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच था। देखें 83 संविधान सभा के लिए 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, ये कौन कौन थे। एस.सी. मुखर्जी साहब थे और बी.टी. कृष्णमाचारी थे। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया था, 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 किसके द्वारा पढ़ा गया था। प्रारूप के जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, सब हम लोग जानते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। 85 देखें भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे। सुलेखक यानी एक कैलीग्राफर के बारे में पूछ रहे हैं, कैलीग्राफर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मार्क कीजिएगा। प्रेम बिहारी नारायण, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण, डी ऑप्शन। फिर से पुराना क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, ये नाम दिया गया था ग्रेनवेल ऑस्टिन के द्वारा, ठीक है, ग्रेनवेल ऑस्टिन। चलिए कौन सा है, 86 है ना, 87 देखें। भारतीय संविधान में सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है कि उम्र कम से कम 18 वर्ष है, ये बात ठीक है, 18 वर्ष है, और 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई थी, ये कब की गई थी ये भी पता होना चाहिए। 1988 हम लोग पढ़ते हैं, है ना, 1988 का जो संविधान संशोधन अधिनियम था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नंबर कौन सा था, 61वां, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन था, 1988 में हुआ था। यहाँ पे 61 तो सही लिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने ईयर गलत लिख दिया, 1988 होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। देखें 88 आसान सा क्वेश्चन, पार्ट्स पूछ रहे हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 22 हैं, है ना। पार्ट नंबर 5 में क्या है, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है ना, यूनियन गवर्नमेंट है। पार्ट नंबर 6 में बताएंगे, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है। पार्ट 7 पढ़ते नहीं होगे। पार्ट नंबर 8 में हम लोग फिर यूटीज आ जाते हैं, यूनियन टेरिटरीज आ जाते हैं। तो भाग 5 में संघ सरकार सही लिखा हुआ है, भाग 8 में यूटीज लिखा है, ये भी सही लिखा हुआ है। भाग 11 में क्या है, ये हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट नंबर 11, ये भी बात सही है। और भाग 13 में क्या लिखा है इन्होंने, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, ये तो भाई पार्ट नंबर 14 में है ना, पार्ट नंबर 14 में है सर्विसेज। तो पार्ट नंबर 13 तो ये ट्रेड के बारे में बताता है, ट्रेड कॉमर्स, है ना, ट्रेड कॉमर्स, डी ऑप्शन यहाँ पे गलत था। क्लियर है, गलत पूछा था। 89 देखें, जर्मनी के वाइमर संविधान की कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में निहित है। इमरजेंसी के प्रोविजंस हम लोगों ने लिए थे, है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। 90 देखें, अनुच्छेद 28 निम्न में से किन किन प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। इनका पूछने का मतलब है कि ये जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये कौन सी संस्थाओं में नहीं दिए जा सकते, पूरी तरीके से प्रतिबंधित होते हैं। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनको राज्य सरकार या फिर स्टेट्स पूरी तरीके से मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहली बात लिखी है, ऐसे संस्थान जिनका पूर्णतः रख रखाव राज्य करता हो, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मान्यता प्राप्त से काम नहीं चलेगा, ठीक है, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करे संस्थान, यानी फंडेड से भी काम नहीं चलेगा, भले यही फंडेड है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तब भी वो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। होली मेंटेन्ड बाय स्टेट होना चाहिए, केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 91 देखें। 91 ने पूछा है भारतीय संविधान अपनी शक्ति कहाँ से अधिग्रहित करता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, भारत की जनता से, हम भारत के लोग। 92 किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति निम्न में से किसको है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति डिसाइड करता है। आर्टिकल पढ़ लेना 341 और 342, ठीक है, आर्टिकल नंबर 341 और 342, इसमें प्रेसिडेंट को पावर दी गई है। चलिए संसद मत लगा देना उत्तर। 93 देखें, न्यायिक पुनर्विलोकन जो है यानी जुडिशियल रिव्यू जो है, आर्टिकल 13, तो कई बार पढ़ते रहते हैं हम लोग। तो अगर फंडामेंटल राइट की बात करें तो आपको फंडामेंटल राइट जैसे 12 से स्टार्ट है, तो 12 और 13 फंडामेंटल राइट थोड़ी ना है ना, 14 से शुरू होता है। 12 में स्टेट की परिभाषा लिखी है, 13 में जुडिशियल रिव्यू है। अगर आर्टिकल 226 की बात करें, आर्टिकल 32 की बात करें, तो यहाँ पर रिट है ना, आर्टिकल 226 में यहाँ पे हाई कोर्ट आ जाता है, तो यहाँ से भी तो जुडिशियल रिव्यू करता है ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, सभी सही हो जाएगा। 94 देखें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी में निम्न में से क्या शामिल होगा। अब भैया ग्रॉस लिखा है तो ग्रॉस में तो सभी जोड़ दो यार तुम, है ना, जो फॉरेन डेट लिए हैं हम लोग उस पर जो इंटरेस्ट देना है वो भी इसमें काउंट हो जाता है, फॉरेन ग्रांट भी इसमें काउंट होता है, प्राइवेट रेमिटेंस भी काउंट होता है, तीनों बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है।
देखें 94 हुआ, 95 देखें। निम्न में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहा है। देखें, निजी स्वामित्व की अवधारणा नहीं, मिश्रित मूल पद्धति, उत्पादन और मूल पर सरकार का नियंत्रण, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण। तो इसमें से ये जो आपको दूसरा ऑप्शन दिख रहा है मिक्स्ड प्राइस सिस्टम, ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा ना। बी ऑप्शन को निकाल दीजिए, बाकी सारी चीज़ें ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के ये हिस्से हैं, करेक्टरिस्टिक हैं। 97 देखा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? प्राइमरी सेक्टर। इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा पीसीएस। खनन प्राइमरी सेक्टर है, मत्स्य पालन प्राइमरी सेक्टर है, फॉरेस्ट्री प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है ये प्राइमरी सेक्टर नहीं है, ठीक है, ये तो सेकेंडरी में आता है ना, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। देखिए 98, एलईडी टेलीविज़न में गैलियम या आर्सेनिक जैसे सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है। करेक्ट है। एलसीडी टेलीविज़न प्रकाश को ब्लॉक करने के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, प्रिंसिपल भी जान लीजिए। प्लाज्मा टेलीविज़न पिक्सल निर्माण हेतु अक्रिय गैसों का प्रयोग करते हैं, ये भी ठीक है। साथ में ये भी जानना है कि एलसीडी में जो पावर कंजम्पशन है ये कम होता है, ठीक है, कंपेयर टू प्लाज्मा टेलीविज़न। चौथी बात है, एलसीडी टेलीविज़न में ऊर्जा की खपत प्लाज्मा टेलीविज़न से ज़्यादा होती है, ये बात गलत है, कम होती है, क्योंकि प्लाज्मा काम करता है एमिशन पे, ठीक है, और एलसीडी काम करता है ब्लॉकेज पर। चलिए 99 देखें, कार में सीएनजी के उपयोग से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसी को कम करने के लिए तो सीएनजी को लाया गया था, है ना। ईंधन के अपूर्ण दहन यानी इनकम्प्लीट कंबशन जो होता है, परिणाम स्वरूप विषैली कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ये गलत है। देखिए अपूर्ण दहन में आपको ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीज बहुत ज़्यादा होता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, गलत हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए था। दूसरी बात यहाँ पे गलत है। 100 देखिए, निम्न में से पर्यावरण किससे मिलकर बनता है? हम लोग बायोटिक एलिमेंट पढ़ते हैं, अबायोटिक एलिमेंट भी पढ़ते हैं, है ना, और इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है ना, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है इसी से बनता है पूरा पर्यावरण। तो बायोटिक आ गया, अबायोटिक आ गया, और इंटरेक्शन को ही बोला जाता है सोशल एक्टिविटी। अबायोटिक और बायोटिक में जो एक्टिविटीज़ हो रही है इन्हीं को बोला जाता है सोशल एक्टिविटी, ठीक है। तो इंटरेक्शन यहाँ पे सोशल एक्टिविटी में आ जाएगा, यानी पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात सही है, सभी सही हो जाएगा।